Hello everyone, welcome back to the channel of Ecoholics. So in today's video, I will be teaching you a concept which is a very crucial one for student of economics, whether you're preparing for any competitive exam, specifically IIT JAM economics. So there are many students who come from non-math background, जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं किया होता, and then they are always scared of mathematics. The reason is very simple. डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपने समझ लिया तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट समझ में आ जाएगा. हम किसी ग्राफ को अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगा. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल समझ में आ जाएंगे. मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको समझ में आने लगेंगी. So differentiation is that one crucial topic. I always suggest कि if you're coming from non-math background और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करना है. दिस इज दैट वन सब्जेक्ट जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए. सो टुडे माय एम is to teach you that topic, is to tell you how to study that topic, क्या क्या उसमें पढ़ना है in detail, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है. Everything will be covered in this video today. So we are going to discuss about differentiation, optimization and matrices. Alright, so this is the first chunk of mathematical economics, but this is that topic which will not only just help you in mathematical economics, but it will also help you in your microeconomics, growth and development, macroeconomics and a lot. Okay, so let's get started. So how does IIT JAM Economics actually ask you mathematics? That should be the first question. कि भाई किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जैम के पेपर के अंदर देखो, कभी भी ना आपको मैथ्स का सेक्शन आप उठाकर देखोगे तो पेपर हमेशा मैथ्स हैवी लगेगा. इक्वेशंस दिखाई देंगी, फॉर्मूलाज दिखाई देंगे, लेकिन मैथ्स का रोल वहां तक लिमिटेड नहीं है. मैथमेटिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है. वहां पे आपको मैथमेटिक्स की इंटरप्रिटेशन स्किल आनी चाहिए. ठीक है, आपको एप्लीकेशन स्किल आनी चाहिए मैथ्स की, क्योंकि अगर इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक एप्लीकेशन नहीं आएंगी तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैथ्स को यूज नहीं कर पाओगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ फॉर्मूलाज को लर्न करके ये मत सोचो कि मेरा मैथ्स हो गया, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट. सेकेंडली, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की भी बात करें मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन भी ना कभी भी इतने इजी नहीं होते कि इफ यू डिड वन फॉर्मूला यू जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड यू आर डन. नहीं, क्वेश्चंस के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज होगी. सम इंफॉर्मेशन विल बी हिडन देयर, और मे बी द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन एन अनदर वे कि आपको पहले कोई और फॉर्मूला लगा के इंफॉर्मेशन को रिवील करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू डू इट फर्दर. If we look at mathematical, recently I was teaching mathematical economics PYQs to my students. तो वहां पे I taught them कि भाई देखो बच्चों, इस तरीके से आपको अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील करना है. अगर आप अपनी हिडन इंफॉर्मेशन को नहीं निकालोगे मैथ्स में तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये तो क्वेश्चन ही बड़ा डिफिकल्ट था. वो डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन आपको सही टाइम पे नहीं मिल पाई. ठीक है, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू make the right guess. Okay, you make the right guess. Now maths in JAM, it's economic logic in symbols. Yes, so it's not completely maths, but it's economic logic which is given in symbols. आपको economic theory का use करना है to use maths. It will not test you advanced maths. बहुत ज़्यादा advanced mathematics नहीं आता. Like when you look at calculus की books and all of that, बहुत complex equations, complex questions नहीं आते हैं. It tests you economic interpretation of maths, correct application and quick decision making. Maximum focus यहाँ पे है. So when the maths come in questions of MSQ, आप सबको पता है कि MSQ के questions आते हैं, right? अब जब MSQ के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे मैथ्स में क्विक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, आपको चूज करना है कि राइट कौन सा है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिस भी क्वेश्चन में लॉन्ग डेरिवेशन प्रूफ हो वो आपको नहीं करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज में अटक जाते हैं कि थ्योरम्स के प्रूफ पे लग जाते हैं. आपको थ्योरम का रिजल्ट करना है, प्रूफ आप समझने के लिए करो क्योंकि वो मास्टर्स में रिक्वायर्ड होगा. बट
आपको समझ में आ गई, आपको थ्योरम का मतलब, उसकी इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई, तो आप आगे बढ़ सकते हो. Okay, so I show you a quick sample of the type of questions that come. On the screen here right now, you can see the type of questions that are coming. If we have a look, हम इन्हीं questions को solve करने के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे. So if you look at the first question, you can see here, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है, रैंक मैट्रिक्स का बता दिया है, आपको k की वैल्यू निकालनी है. तो दे डिड नॉट आस्क यू टू फाइंड द रैंक डायरेक्टली, उन्होंने आपको k की वैल्यू पूछी. तो इसके लिए आपको रैंक आना चाहिए, रैंक निकालने के शॉर्टकट आने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. अगर वो सब नहीं आएगा तो आप k की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो. ठीक है. इफ यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहां पे उन्होंने आपको ईगन वैल्यूज दे दी हैं, एक मैट्रिक्स दे दिया है, यहाँ पे ईगन वेक्टर दे दिया है. तो आपको सही स्टेटमेंट्स को चूज करना है. बेसिकली दीज आर द इक्वेशंस यू विल डिराइव फ्रॉम ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स. सो ये प्रॉपर्टीज हो गई. तो डायरेक्ट ईगन वेक्टर ईगन वैल्यू फाइंड करने को नहीं कहा, उन्होंने उसे एसोसिएटेड चीजों को फाइंड करने को बोला. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दो फंक्शन दे दिए हैं, उसमें कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी पूछी गई है. देन इन दिस क्वेश्चन they are asking the implication कि quasi concavity leads to concavity और concavity leads to quasi concavity. तो ये एप्लीकेशन हो गई. इन दिस क्वेश्चन ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है. सो इफ दैट इज द मिनिमम वैल्यू, देन यू हैव टू फाइंड m. इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं जो आपको फाइंड करने हैं, तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कहा, आपको एक मिसिंग पार्ट दे दिया इक्वेशन में, विच यू हैव टू डू इट देयर. सम ऑफ ईगन वैल्यूज पूछा. अब बच्चे क्या करेंगे, दे विल फर्स्ट स्टार्ट फाइंडिंग ईगन वैल्यूज. अब 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 ईगन वैल्यू आएंगी, फिर उनका टोटल करेंगे और फिर लिखेंगे 7. बट इस सब प्रोसेस में क्या होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. लेकिन सम ऑफ ईगन वैल्यूज अगर आपको पता है कि शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, तो इट विल हेल्प. तो इफ यू कैन सी दीज क्वेश्चंस, दीज आर सम सैंपल क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम IIT JAM ओनली, पास्ट ईयर पेपर्स. तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई आया ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट किस टाइप से वी हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन, यूज इट एंड गेट टू आवर आंसर. इम्प्लीकेशन, एप्लीकेशन, इंटरप्रिटेशन एंड using the hidden information. So if you learn these skills with practice and with concept clarity, so it is not that paper, IIT JAM का पेपर ऐसा नहीं है कि if you solve 100 questions तो you are ready, because in those 100 questions I can change an information and those will become new different 100 questions. So that you have to make sure that you learn it correctly. अब सबसे पहले बात करते हैं, guys, if you want डिटेल्ड रीडिंग अगर आपको चाहिए, दैट इज कि डिफरेंशिएशन के अंदर कौन सा टॉपिक करना है, उसमें कौन से सब टॉपिक्स करने हैं, किस बुक से पढ़ने हैं, एंड लाइकवाइज फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड मैट्रिसेस. तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू जस्ट हैव टू सेंड अस अ DM ऑन दिस नंबर 7880107880. इस नंबर पे व्हाट्सएप पे यू कैन मैसेज एंड यू कैन सेंड द link of this video as well, or you can write ki share reading of IIT JAM economics math eco. You will just share this or I will send you a list जिसमें डिटेल होगी कि ठीक है, सबसे पहले इफ यू आर स्टार्टिंग टू लर्न डिफरेंशिएशन तो पहले फंक्शंस एंड प्रीलिमिनरीज पढ़ना है, कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने हैं. फिर सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन पे आना है, उसमें बेसिक डेरिवेटिव्स में कौन कौन से रूल करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है, लाइक एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ऑल दैट. फिर उनकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस क्या है. फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आना है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस करनी है. देन 2 वेरिएबल फंक्शंस की तरफ जाएंगे, फिर टोटल डेरिवेटिव करना है, फिर होमोजेनस फंक्शंस करनी है, फिर ऑप्टिमाइजेशन पे आना है. ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीजें करनी है, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल. क्योंकि अगर आप सब कुछ कर लोगे विच इज नॉट रिक्वायर्ड, टाइम वेस्ट होगा. और एंड एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट वेस्ट इज टू फिगर आउट कि करना क्या है और छोड़ना क्या है, कौन सी बुक से करना है. They start doing differentiation. When they open the book, they find कि oh God, there is so much content. Is this important? Is this going to come in exam? Is this interrelated to something else or not? तो वही सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए I have prepared a reading list for my students, which I can share with you. So if you also want that,
if you're appearing for IIT JAM Economics, yeah, even if you're preparing for CUET PG Economics, GATE Economics, so you can WhatsApp us on this number 7880107880 and write the same words ki share reading of IIT JAM Economics Math Eco. It will be really great if you can send the link of this video so that it is very much understandable, because a lot of queries are received on daily basis. तो बहुत easily connect हो जाता है कि अच्छा इस वीडियो वाली रीडिंग लिस्ट मुझे भेजनी है बच्चों को. ठीक है, तो चलो let's get into the video. अब differentiation है. As I said when I was telling you the reading list, differentiation is not just one concept. Differentiation start होगा कि आपको अपने basics develop करने हैं. सबसे पहली चीज, so you can keep noting down this side by side. सबसे पहली चीज जो आपको अपनी डिफरेंशिएशन में करनी है वो है फंक्शंस को सीखना है. क्या करना है? फंक्शंस को सीखना है कि कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर फंक्शंस नहीं पता होंगे कितने टाइप के हैं तो बिलीव मी डिफरेंशिएशन करना और सीखना मुश्किल हो जाएगा. सो यू शुड नो लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, मॉडुलस फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन. फिर दूसरी चीज क्या करनी है? उन बेसिक फंक्शंस के ग्राफ पता होने चाहिए कि किस टाइप से हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, किस टाइप से हमारा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है, किस टाइप से लॉग का ग्राफ बनता है, वो सब पता होना चाहिए. लिमिट्स का बेसिक आइडिया होना. लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी इज अ डिफरेंट चैप्टर, बट बेसिक फंक्शंस की लिमिट, डोमेन, रेंज, इस सब का आइडिया होना जरूरी है. कंटिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन लिंक होकर आता है. उसके बाद the next topic or the first topic of differentiation that you will do is single variable differentiation. क्या करेंगे सर? सिंगल वेरिएबल. तो डिफरेंशिएशन आपको दो वेज में करनी है. एक सिंगल वेरिएबल. अब सिंगल वेरिएबल क्या होती है? when my function uses just a single variable, it's a function of one variable f of x, so y is a function of single variable. तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए. टू वेरिएबल क्या होगा? मे बी y इज अ फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस x एंड z. सो टू वेरिएबल को हम बाद में डिस्कस करते हैं. सिंगल वेरिएबल में फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस. मैंने अभी फंक्शंस का नाम लिया था इन दिस वीडियो. उन्हीं फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं, क्या रूल्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्या होती है फर्स्ट डेरिवेटिव की. तो फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे हमेशा स्लोप बताएगा कर्व की. Function की slope, the slope of the function is given by first derivative, which basically tells you rate of change. अब rate of change जो है वो हम इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे मार्जिनल कॉस्ट में, मार्जिनल लेबर में, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में, मार्जिनल रेवेन्यू में. क्या कर रहे हैं वो सब रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं हम माइक्रो में. तो फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत क्रूशियल है जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी मार्जिनल कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, लाइक मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एंड सो मच. ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज है, इट विल गिव यू द मार्जिनल रेट ऑफ चेंज, दैट इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन. सो टोटल कॉस्ट कर्व की स्लोप क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू की स्लोप, मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल प्रोडक्ट का स्लोप, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया. टोटल यूटिलिटी का स्लोप मार्जिनल यूटिलिटी हो गया. तो फर्स्ट डेरिवेटिव से एक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जहां फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, और आपको इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वाले कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे. अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि फंक्शन दे दिया एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड मार्जिनल वैल्यू योर फर्स्ट डेरिवेटिव. ऐसे क्वेश्चन तो यू विल नॉट गेट इन IIT JAM कि you are asked to find first derivative. Of course not. But those you will have to find first derivative to begin with questions. तो first derivative में sign की interpretation बहुत जरूरी है कि if the first derivative is positive, what does that mean? If the first derivative is negative for two variables, तो what does that mean? First derivative zero होता है तो that is the most important condition. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है where the slope becomes flat, the function becomes constant and hence achieves a maximum or minimum value. तो अब देखो इतने छोटे से टॉपिक से कितना इंपॉर्टेंट हो गया. सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इफ यू वांट टू स्टडी कि कहाँ से करना है सब कुछ, तो प्लीज गेट टू दिस नंबर, व्हाट्सएप पे आओ, रीडिंग लिस्ट मांगो एंड आई विल प्रोवाइड यू दिस रीडिंग लिस्ट सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू. ओके, so that is the first derivative. अब उसके बाद what is the next thing that you have to take is
सेकेंड डेरिवेटिव. अब व्हाट इज सेकेंड डेरिवेटिव? फर्स्ट डेरिवेटिव तो मेरा हो गया dy by dx, derivative of y with respect to x. So it tells me change in y with respect to x. Because मेरा y था फंक्शन ऑफ x, तो उसकी स्लोप कौन दे रहा है? उसकी स्लोप दे रहा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx. अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, विच मीन्स कि जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसी को अगेन आई विल डू द डेरिवेटिव और वो मेरा सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड डेरिवेटिव क्या बताता है आपको? इट टेल्स यू द कर्वेचर ऑफ फंक्शन. व्हाट डज इट टेल्स यू? इट टेल्स यू द कर्वेचर ऑफ फंक्शन. अब कर्वेचर ऑफ फंक्शन मतलब इट टेल्स यू द शेप ऑफ द ग्राफ, कि ग्राफ किस टाइप का होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, व्हाट विल बी द शेप. ठीक है. तो ऑल ऑफ दैट इज टोल्ड बाय द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा या नहीं, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेगा या नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So as you know, negative value of second order derivative means function is concave and a maximum will exist in the function. Positive derivative, second derivative means function convex है और minimum आएगा function के अंदर. Maximum use कहाँ आएगा? आप utility maximize करोगे, cost minimize करोगे, यहाँ सब पे second derivative बहुत जरूरी है. एंड मेनी स्टूडेंट्स प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. जब भी जैम का पेपर आपसे एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने को बोलता है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल तो लेते हैं बट सेकेंड डेरिवेटिव यूज करके वेरीफाई नहीं करते. सो सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा आपको वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि वेदर द वैल्यू यू हैव फाउंड आउट ये सच में मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं. तो हमेशा याद रखें कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेक यूज ऑफ दैट to verify whether your answer is correct or not. Okay. Now, the next thing that you have to do is unconstrained optimization. Optimization is of two types, unconstrained and constrained. Unconstrained होगा जहां पे आपको कुछ भी maximize या minimize करना है but without any restrictions. So unconstrained optimization is the optimization जहां पे restriction नहीं है कोई भी. कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन होगी कि मुझे कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है बट एक रिस्ट्रिक्शन के साथ करना है. तो दोनों टाइप के ऑप्टिमाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं. तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इफ यू हैव टू डू अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन तो क्या स्टेप्स है. इवन इफ यू रिमेंबर दीज स्टेप्स मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना आना चाहिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव. ज्यादातर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी आपको? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जहां बजट कॉन्स्ट्रेंट नहीं है. इस पे से अक्सर सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं. तो अगर अनस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो या तो वो माइक्रो में लिंक होके आएगा या फिर सिंपली एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमा, जैसे कि मैंने एक सैंपल दिखाया था कि मैक्सिमम मिनिमा जो है वो गिवन है, आपको तो एक मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन. अब इफ यू मूव टू कॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन तो इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है इट ऑलवेज कम विद लिमिटेड रिसोर्सेज. सो व्हेन यू आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्स्ट्रेंट दैट यू हैव टू फिल अप टू. एज अ कंज्यूमर इफ यू आर मैक्सिमाइजिंग योर यूटिलिटी तो आपके पास एक बजट होगा जो आपको सेटिस्फाई करना होगा व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ योर यूटिलिटी. So in economics, the constraints are always there. So constraint optimization के अंदर, I just don't even only consider my function that has to be maximized, but also the constraint working on that. Okay? हमेशा याद रखना, when you have to maximize something, constraint होगा limited resources का. When you have to minimize something, constraint होगा to fulfill something. एक maximum value को fulfill करने के लिए. Alright, so constraint optimization के अंदर we use the Lagrangian method, most important method है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, मैथ्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस एवरी ईयर. लाइक यू कैन से कि माइक्रो के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं
फ्रॉम योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, वो इसी मेथड की हेल्प से आते हैं, तो ये आपको आना चाहिए. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज योर लेग्रांज मल्टीप्लायर, ये आपका बजट कॉन्स्ट्रेंट है. You should know the economic interpretation of this Lagrange multiplier कि for a given optimization problem what is the economic interpretation, वो सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव करना, किस टाइप से इक्वेट करना है. सो देयर आर सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर. इसमें व्हाट डू? वी डू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, पुट देम इक्वल टू 0, and then from that we get a relationship between x and y. जब वो रिलेशनशिप आ जाती है तो उसको we substitute into our constraint. तो ये मेरा constraint है, इस constraint के अंदर I will substitute that relationship so that I can get the value. अब एक वैल्यू आ तो गई है मेरी, उस वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो मैक्सिमा और मिनिमा है या नहीं है. तो इस टाइप से, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट है ही नहीं. इट्स बेसिकली हाउ यू लर्न. आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या प्री रिक्विसाइट है किसी चीज को समझने के लिए. इफ यू लीव दोज प्री रिक्विसाइट, डिफरेंशिएशन बिकम्स डिफिकल्ट एंड इन दैट केस, and hence the reading list I was talking about becomes ultimate important thing to start your differentiation ka preparation. Okay, so moving forward, metrics, Hessian metrics. So Hessian metrics में हम derivatives में use करते हैं. Again, it's used to verify concavity, convexity, quasi-concavity, convexity, all of that. तो आपको पता होना चाहिए कि your Hessian is negative definite तो maximum exist करेगा, positive definite है तो minimum. What is negative semi-definite, positive semi-definite? तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए हेसियन मैट्रिक्स के बारे में. हेसियन मैट्रिक्स से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि इन कमिंग इयर्स क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम देयर बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. उसके बाद बात करते हैं मैट्रिसेस की, योर लीनियर अलजेब्रा. मैट्रिसेस के क्वेश्चन ऑल्सो आई शोड यू कि डायरेक्ट कोई भी नहीं है. इगन वैल्यू, इगन वेक्टर दे दिया, सम पूछ लिया, प्रोडक्ट पूछ लिया, मिसिंग वेरिएबल पूछ लिया. तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर अगेन हाउ डू यू नीड टू स्टार्ट, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उस सब का क्लैरिटी, डिटेल्स आपको रीडिंग लिस्ट में मिल जाएंगी, विच यू कैन गेट बाय मैसेजिंग ऑन 7880107880. सो दैट लिस्ट गिव्स यू कि एग्जैक्टली क्या करना है. मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, व्हाट टाइप ऑफ मेथड्स यू हैव टू डू टू सॉल्व, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या क्या मेथड करना है, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर के लिए क्या क्या करना है. तो मैंने सभी मैट्रिसेस के टॉपिक तो बोल ही दिए जो आपको पढ़ने हैं. अब उन्हीं टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस के अंदर यू शुड नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, डिटर्मिनेंट के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप मुश्किल से मुश्किल चीजें कई बार क्विकली सॉल्व कर लेते हो. इनवर्स स्मॉल मैट्रिसेस का जब फाइंड करना होता है विच इज 2x2, उसका शॉर्टकट जरूर याद रखना. लाइक देयर इज अ शॉर्टकट, हाउ यू राइट एडजॉइंट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स. ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है व्हाइल सॉल्विंग द मेथड, रैंक फाइंड करने में हेल्प करता है. तो 2x2 एंड 3x3 तक का डिटर्मिनेंट ही आपको एग्जाम में आएगा और उससे एसोसिएटेड इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स भी आएंगे. Determinant also tells you the type of solution that will exist under the Gauss-Jordan elimination method. ठीक है, और उसके बाद रैंक करना आना चाहिए. तो क्या क्या करना है that will be there in the list in details. But algebra, linear algebra, basically matrices is a very important topic. बहुत basic सा topic है, but 2023 में हमने 5 to 6 questions देखे थे just from matrices. So it's a key topic to not leave. इससे रिलेटेड कुछ भी माइक्रो में नहीं आता. मैट्रिसेस का यूज सिर्फ मैथमेटिक्स में ही आता है, मतलब क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आते हैं. ऑल्दो यूज होता है इकोनॉमिक्स मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए, हम मैट्रिसेस को यूज करते हैं, बट जैम में नहीं आता है. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू नीड टू डू. आई विल रिपीट अगेन द टॉपिक्स दैट यू हैव टू टेक अंडर द मैट्रिसेस. That is definition of matrix, the types of matrices, matrix operations, the determinants, the properties, inverse of matrix, adjoint of matrix, property of inverse, how to solve system of linear equation using matrices, rank of matrices, eigenvalues and eigenvectors. ये सब कुछ आपको आना चाहिए. So for your JAM examination, you should do all these topics which I marked.
मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, लाइक पार्शियल डिफरेंशिएशन विच यू नेवर हैव टू लीव फ्रॉम डिफरेंशिएशन, partial differentiation, Lagrange method, Hessian and second order conditions, then your theorems of differentiation. उसके बाद matrices की अगर बात करें तो determinant, inverse, eigenvalues and these are the most important. Matrices, अच्छा, differentiation में elasticity is important topic. That is an application of differentiation. So maths के questions को attempt करते हुए हर student को ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले question को identify करना है कि question पूछ क्या रहा है. ये तो नहीं है कि आप जल्दी से आपने देखा अच्छा इगन वैल्यूज की बात हो रही है, चलो चलो क्विकली सॉल्व करना शुरू करते हैं. नहीं, मे बी क्वेश्चन आपसे सम ऑफ इगन वैल्यूज पूछ रहा है जिसके लिए आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा. यस, तो पहले ये देखो, आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन किस डोमेन से है, क्या पूछ रहा है. इकोनॉमिक मीनिंग को इग्नोर मत करो. बहुत बार हम अजम्पशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बट अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट. मैथ्स को हमेशा सिंपलेस्ट स्टेप में करो. अगर आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करना है तो इट्स बेटर टू नॉट गो इनटू डेसिमल्स एंड बी इन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. एलिमिनेशन करना आना चाहिए. बहुत बार मैथ्स के क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, राइट. ओवर कैलकुलेशन में मत फंसो. पीपल जस्ट कीप स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग. पहली बार जब कैलकुलेशन कर रहे हो पेशेंस से करो ताकि वो गलती ना हो. साइंस का ध्यान रखो, प्लस माइनस क्या है उसको इग्नोर मत करो. बहुत बार सॉल्व करते करते हम साइन छोड़ जाते हैं और आंसर पूरा बदल जाता है. और हर स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए इकोनॉमिकली, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दैट डोमेन. सो अ लास्ट टेक अवे फ्रॉम दिस इज, in IIT JAM, mathematical economics is about clarity and not complexity. And every student think कि मैथ्स तो कॉम्प्लेक्स होगा. नहीं बच्चों, मैथ्स कॉम्प्लेक्स नहीं होता. मैथ्स को समझना आना चाहिए. अगर क्लैरिटी है तो आप मैथ्स में कुछ भी कर सकते हो, बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो. एंड इफ यू फॉलो माय एडवाइस, जो मैंने एडवाइस दी है आज आपको, और उसके साथ अगर आप वो रीडिंग लिस्ट को फॉलो करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप IIT JAM PYQs जितने भी हैं डिफरेंशिएशन और अलजेब्रा के, आप सभी को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, अगर आपकी क्लैरिटी है तो. These are the key takeaways from this session. Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel if you want to keep getting updates for IIT JAM Economics. I will also be decoding this stuff for other topics of math, stats, econometrics as well. And the number is there on your screen, so you can get your reading list for free by messaging us on this number. I will see you again in another video.